मुझे लगता है कि अंशु जी आज मेरे यहाँ पहली बार आए हैं, तो मैं अंशु जी से ही शुरू करूंगा। कई कारण हैं, भाई बिहार से भी हैं, सबसे यंग भी हैं और मेरे यहाँ पहली बार आ रहे हैं। मैं अंशु जी मैं आपको छोटी एक उदाहरण देता हूं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है कि इनको डिमीन करो, इनको डिस्क्रेडिट करो। इलेक्शन हारे हैं। अब आज मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर दिखा रहा हूं। ऊपर खबर में टाइम्स ऑफ इंडिया छोटे छोटे वो देता है और जनरली लोग इसको पढ़ते हैं कि किसकी कितनी सीटें आई, किसका कितना परसेंटेज था। उसमें पहला जो है नंबर 10 फॉर नीतीश, एमजीबी ऑन ड्रॉनिंग, वो सब ठीक है। फिर कहा जा रहा है, अब एक पहली हेडिंग सुनिए, 81 सीट्स टोटल वन बाय कांग्रेस अक्रॉस 6 असेंबली पोल्स since the 2024 लोकसभा इलेक्शंस, 8 लेस देन द बीजेपी टैली इन बिहार पोल्स। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के बाद जो 6 विधानसभा इलेक्शन हुए उसमें कुल 81 सीटें जीती हैं। बीजेपी के विधानसभा के 89 से हटकर अब ये बिठाया जा रहा है धीरे 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 धीरे, अरे ये तो कहे ही नहीं, ये तो किसी लायक ही नहीं है। मैं अंशु जी आपसे इस बात को यहां से शुरू कर रहा हूं कि बिहार का इलेक्शन अगर इतना अच्छा था तो अकेले क्यों नहीं लड़ लिया। बिहार का इलेक्शन ये जरूर है कि प्रबंधन के मामले में मैं भी मानता हूं कि प्रबंधन बहुत अच्छा है इन लोगों का, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि प्रबंधन किसी भी गिरोह, किसी भी आतंकवादी संगठन, अगर कोई आतंकवादी संगठन अमेरिका में जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मार सकता है, उसका प्रबंधन तो उससे अच्छा प्रबंधन हो ही नहीं सकता है। वो तो फौज से अच्छा प्रबंधन है। तो उसी तरह से प्रबंधन मेरे ख्याल में हम पॉलिटिकल पार्टी को उसके प्रबंधन के लिए नहीं चुनते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को उसके विचारधारा के लिए चुनते हैं। ये एक मतलब मैं इसलिए इस बात को यहां पे उठा रहा हूं कि इसको भी एक समझना होगा कि हम पॉलिटिकल पार्टी उसके प्रबंधन के लिए चुन रहे हैं। तो आईएम को चुन लीजिए ना, आईएम अहमदाबाद, आईएम कैलकाटा, आईएम अहमदाबाद, इन सबके बीच एक कराइए और आईएम के प्रोफेसर लोगों को बना दीजिए चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको यह है कि डिसिप्लिन वाला चाहिए तो थानेदारों के बीच में करा दीजिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को चुन रहे हैं तो उनकी विचारधारा को चुन रहे हैं। और आज बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की है, इन लोगों की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है, इन दोनों के बीच में चुनना है मोटे तौर पे। तो अंशु जी, मेरा जो पहला प्रश्न है, बिहार में जो हुआ, अब तो फिगर्स आ गई हैं। महागठबंधन ने कहीं कोई खराब नहीं किया है। 37.5%, ये तो सामने दिख रहा है, पिछली बार से कुछ 0.2% ज्यादा ही है। वो जो मैनेजमेंट हुआ है, जो चोरी का मैनेजमेंट है, जो बेईमानी का मैनेजमेंट है, उससे इन्होंने 9% अपने वोट बढ़ा लिए हैं। मैं शुरुआती बात इसी से कर रहा हूं कि सारे लोग आज बिल्कुल जैसे है ना टूट पड़े हैं ऑपोजिशन पे और आपसी झगड़े पे, इस तरह की बात। अंशु जी, मैं इसी से शुरू कर रहा हूं कि बीजेपी क्या इसमें भी सफल हो गई है कि इन लोगों को डिस्क्रेडिट करो, डिमीन करो, आपस के झगड़े लगाओ इत्यादि। सर शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। जितनी मेरी समझ है और जिस अनुभव के साथ मैंने पत्रकारिता की है बिहार में भी, और बीजेपी को भी जितना क्लोजली मॉनिटर किया है वहां पर, मुझे लगता है बीजेपी जहां भी काम करती है वो एक स्क्रिप्ट के तहत काम करती है। जैसे एक पूरा एक स्टोरी बोर्ड तैयार किया जाता है, उसमें कैरेक्टर्स को भरा जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है और चीजों को गढ़ा जाता है। तो एक बहुत अच्छा स्टोरी बोर्ड बीजेपी बनाती है और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के नेताओं के ऊपर इस तरह से छीटाकशी की जा रही है, उन्हें डिमीन किया जा रहा है, उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, तो ये एक उसी स्क्रिप्ट की कड़ी है कि उन्हें पूरी तरह से जिसे कहा जाए हतोत्साहित करने की, उनमें दरार डालने की, या जनता को ये दिखाने की कि ये तो इसी लायक थे और हम जो आए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आए हैं। ये उसी पटकथा की बानगी पूरी तरह से नजर आती है जो एसआईआर से शुरू होती है। और चुनाव आयोग को मैं कहूंगी कि जिस तरह से पूरा एक सरकारी तंत्र बनाने की कोशिश है, उसके सहारे ये चलते हुए, स्टेट अपरेटस का यूज करते हुए, 10,000 का एक लालच देते हुए और सारी चीजों को धता बताते हुए वो स्क्रिप्ट आगे चली है जो ये अपने क्लास मुकाम पे पहुंच रही है। हमने देखा जिस तरह से आपने बताया है कि आंकड़ों में जब एसआईआर हुआ, किस तरीके से जल्दबाजी से बिहार में कराया गया वो एसआईआर, और उसके बाद जिस तरीके से डिलीशन हुआ कि 69 लाख जो हैं वो वोटर्स काटे गए और उनका पूरी तरीके से आप आंकड़ा नहीं बता रहे। पहला तो शक शुबा यहाँ आता है, फिर आप 21 लाख जोड़ते हैं, उसके भी बारे में बहुत ज्यादा आप जानकारी नहीं देते हैं।
आपने ये कहा कि यहाँ पर बहुत विदेशी घुसपैठिए हैं, लेकिन वो भी आपके सामने निकल कर नहीं आते हैं। तो ये आपकी चीजें समझ में आती है कि किस तरह से आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होते हुए, और हम जानते हैं कि चुनाव आयोग को जिस तरह से इम्यूनिटी दी गई है कि कोर्ट में भी नहीं उनके खिलाफ जा सकते, या फिर जिस तरीके से पूरा सरकारी नियंत्रण है, पूरे कानूनों में बदलाव किया गया है। पहले जो था कि चीफ जस्टिस भी उसमें कमेटी में उसको चुनने के लिए रहते थे, अब वो सारी चीजें नहीं है। तो ये पूरी तरह से चुनाव आयोग आपके तंत्र में शामिल हो गया। इसमें अब तो कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है। और बिहार में जो सब कुछ हुआ है वो एसआईआर से लेकर, और जिस तरीके से चीजें हुई हैं, एडिशन डिलीशन, यहां पर भी उसी तरीके से चला है। अभी तो एक आंकड़ा सामने ये आ रहा है कि वोटर्स की जो पहले चुनाव आयोग ने सूची दी थी वो 7 करोड़ 42 लाख की दी थी, और वोटिंग हो जाने के बाद, परिणाम हो जाने के बाद उसे 7 करोड़ 45 लाख बताया जा रहा है। तो ये 3 लाख वोटर कौन है, कहाँ है, क्या ये आयोग बताएगा? कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी है? और जो उन पर शक सुबह जाहिर करता है, अगर राहुल गांधी जैसे ऑपोजिशन के लीडर, एलओपी, या फिर अखिलेश यादव, या जो खुल के बोलते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है आप एफिडेविट दीजिए, आप सबूत दीजिए। उनके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव गढ़ा जाता है। और यही है, मैंने आपको कह रही हूँ, यही एक स्क्रिप्ट चल रही है कि जब इस तरह की सुनामी आई, आप देखिए जमीन पर, हमने भी रिपोर्टिंग की है, मैं बिहार के बहुत से जिलों में गई, मैंने बहुत देखा, कहीं पर भी बीजेपी की कोई लहर नहीं थी। अगर ऐसी लहर होती तो उनके मंत्रियों को दौड़ाया ना जाता, उनकी गाड़ियों पर गोबर और पत्थर ना फेंके जाते, उनके साथ इतना बुरी तरह का व्यवहार ना किया जाता, उनसे सवाल ना पूछे जाते, और वो सब जीते। ये बहुत हैरानी की बात है। हैरानी की बात है कि आप 101 सीटों पर लड़ती है बीजेपी, और उसमें इतना स्ट्राइक रेट उनका आ जाता है, 95 उनकी सीटें आ रही हैं। मतलब उनको खुद भी, उनके नेताओं को ये यकीन नहीं था कि हम इस तरह से हमारी विक्ट्री होगी। वो भी बड़े शक और सुबह में थे कि हमको जेडीयू का वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। ये चीजें हमारे खिलाफ जा रही हैं, इतने भ्रष्टाचार के हमारे मंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, और जन स्वराज ने भी जिस तरह से मुद्दे उठाए, तो ये कहा जाएगा कि जहां कोई लहर भी नहीं थी वहां सुनामी आ गई। ये तो किसी को पच नहीं रहा है। और ये वही स्क्रिप्ट है, जब अपनी स्क्रिप्ट को, जिसे कहते हैं ना कि एक दृश्य को इतनी बार दिखाओ, एक दर्शक के ऊपर इतना इम्पैक्ट डालो कि उसको झूठी चीजें भी सच लगने लगे। तो वही एक दृश्य है, उस परिदृश्य को गढ़ा जा रहा है पूरी तरीके से, और अब इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है विपक्ष के ऊपर कि आप लोगों ने ठीक से होमवर्क नहीं किया, आपका कास्ट समीकरण नहीं था, अपने आप अपर कास्ट को नाराज किया क्योंकि आपने इतनी बोलने वाली प्रवक्ता, महिला प्रवक्ताओं को रखा। क्यों गुस्सा है? क्यों? क्योंकि वो ओबीसी से है, बैकवर्ड कास्ट से आती है, तो ये आपको हजम नहीं हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कहूंगी कि तेजस्वी यादव ने बहुत A to Z की इस बार पॉलिसी अपनाई। A to Z यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा अगड़ी जातियों को टिकट दिए, बहुत से 15-15 भूमिहारों को टिकट दिए, और उन्होंने पूरे तरीके से ये कोशिश की, न सिर्फ दिखाने की बल्कि करने की भी, कि आरजेडी केवल यादवों की पार्टी नहीं है, केवल MY समीकरण नहीं है। उन्होंने इसे A to Z की पार्टी दिखाने बताने की कोशिश की। और कांग्रेस ने भी, मैं कहूंगी, भले ही पहले सीटों को लेकर कुछ भी अगर विवाद हुआ होगा, लेकिन बाद में एकजुट कर होकर लड़े। आप ये कैसे कह सकते हैं, जो मल्ला 9.6% जिसका वोट है बिहार में, जब आपके एनडीए में होते हैं तो वो 4-4 सीटें जीतते हैं, उनको वो वोट प्रतिशत, वो सब समर्थन मिलता है, और आरजेडी में जाके वो, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो 9.6% वोट कहाँ गया? और क्या सारी की सारी महिलाएं नीतीश कुमार के लिए ही या बीजेपी के लिए वोट कर रही थी? ये बड़ी हैरत की बात होती है। तो उसमें आरजेडी की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, वो लड़कियां जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जो पेपर लीक से परेशान हैं, वो युवा, या जो पलायन से परेशान है, गरीबी से परेशान है, तो ये कोई जमीन पे मुद्दा नहीं था। अब आपको सारी चीजों को अपनी स्कीम में फिट करना है कि नहीं, बहुत अच्छा एनडीए का शासन था, यहाँ तो राम राज था, लोग इतने खुश हैं, इसलिए उन्होंने हमें चौथी पांचवी बार इतने बड़े सुनामी वर्डिक्ट के साथ चुना है। तो ये तो सारी गलती विपक्ष की थी। ना तो वो मिल के लड़े, ना तो उन्होंने कास्ट समीकरण अच्छे से किया, ना उन्होंने कोई एकता है, ना उनके पास कोई सेंस है। राहुल गांधी नहीं है, ये तो पप्पू है। मतलब इसी नैरेटिव को आप बार बार जनता को बता रहे हैं। जंगल राज क्यों बार बार बताया जा रहा है? 20 साल पुराने का जंगल राज आप आज की जनरेशन को खोद खोद कर बता रहे हैं, ये बताने के लिए कि वो जंगल राज आ जाएगा। वो जंगल राज से बड़ा जंगल राज का आपने हवा क्रिएट किया, और वो जंगल राज से बड़ा जंगल राज आप चला रहे हैं अभी अपने स्टेट पे।
आपके यहाँ मोकामा में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पॉलिटिकल मर्डर हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं और कोई किसी को परवाह नहीं है। केंद्रीय मंत्री आके धमकी दे रहे हैं वोटर्स को और लोगों को कि बाहर मत निकलने देना, नेताओं को, उनको। तो ये जंगल राज, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें, वो कैसे कह सकते हैं कि ये जंगल राज नहीं है, या जिस तरीके से भी इन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से सारी चीजें मैनेज की गई हैं, कैंप करके रहते हैं हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं 15-15 दिन तक यहाँ पर, और बहुत सारी चीजों को वो देख रहे हैं किस तरह से जो अधिकारी हैं मैनेज किए जा रहे हैं, सीसीटीवी बंद हो रहे हैं। और ये तो साफ समझ में आता है कि एक जो पूरा तंत्र है वो ही आपके हाथ से जा चुका है। आप कहाँ शिकायत करेंगे? जिससे शिकायत करनी है वो ही जो है वो गलत कर रहा है, तो वो आपको क्या न्याय देगा, ये सोचने की बात है। और जब कोर्ट में भी जाया जाता है तो वहां पर भी इतना लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए एसआईआर वाले मामले में क्या हुआ, कोई क्लियर वर्डिक्ट आया? मुझे नहीं लगता है कि जनता को इसको लेकर कोई क्लियर वर्डिक्ट अभी तक भी मिल पाया है। तो यानी सारी बातें गोल गोल घुमाई जाती हैं, टाला जाता है। और मुझे लगता है अब विपक्ष के लिए ये मंथन करने की जरूरत है कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। अब बात सब चीजों से निकल गई है, वोटर अधिकार यात्रा से भी निकल गई है, बात अब सेंसिटाइज करने से भी निकल गई है। बात यह है कि अब हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने की है, उनकी पारदर्शिता को बचाने की है, सिविल सोसाइटी को जोड़ने की है, एक ऐसा आंदोलन देश में तैयार करने की है जो बाध्य कर दे इस सरकार को और इन संस्थाओं को कि उन्हें ये मानना पड़े कि ये मूलभूत गलतियां हो रही हैं, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जब लोकतंत्र नहीं बचेगा, वोटिंग में पारदर्शिता नहीं बचेगी, तो हम लेकर करेंगे क्या? क्योंकि चुनाव तो चीन और रूस में भी होते हैं, हमें वो हालत नहीं करनी है।